हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स पर। ठीक, तो यहाँ पे भी दो चीजें होती है। अगर आपका कर्व्स जो है कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब मेरा है कि एक्स और वाई के टर्म्स पे है तो कार्टेशियन फॉर्म, अगर आर और थीटा के टर्म्स पे है तो फिर पोलर फॉर्म। करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि कर्व किस फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो इस बार मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म की। ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कार्टेशियन फॉर्म पर बेस्ड होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है वो देखिए। अगर मान लो दो कर्व्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक, तो ये जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व दोनों के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इनडायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है एंगल बिटवीन टू कर्व्स ना रह के एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया है। लेकिन टू लाइंस का मतलब यहाँ क्या है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस एंगल बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स। यानी हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे कि उनके बीच के जो टेंजेंट्स है ना उनके बीच का एंगल ढूंढ लेंगे। यानी ये जो एंगल है इसकी बात हम कर रहे हैं, यानी कौन है ये, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है आपको पता है कि एक एंगल अगर ये फाई है तो ऑब्वियस है दूसरा कितना होगा, 180 माइनस फाई होगा। तो हम एक्यूट एंगल को कंसिडर करते हैं। आप चाहे तो दोनों एंगल्स को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। ठीक, चलो जी आ जाओ आगे बढ़े फिर। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए समझ लो। अगर सपोज करो ये पहली लाइन है और इसका स्लोप m1 है और ये दूसरी लाइन है इसका स्लोप m2 है, तो m1 जो है इनडायरेक्टली किसके बराबर होगा, 10 साई 1 के बराबर, या 10 थीटा 1 के बराबर मान लिया मैंने, या 10 अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा बेटर ये है कि मान लो ये एंगल अल्फा था और ये एंगल बीटा था, तो ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा 10 बीटा। ठीक। तो इन दोनों के बीच एंगल ढूंढने का मतलब जो फाई है ना, फाई का मतलब हो गया इनडायरेक्टली बीटा माइनस अल्फा। क्लियर है। तो मैंने बोथ साइड 10 ले लिया, तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा। और 10 बीटा माइनस अल्फा में फॉर्मूला लगा दो 10 का, तो क्या बनेगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 बीटा इंटू 10 अल्फा। ठीक, अब ये देखो 10 बीटा और 10 अल्फा के टर्म्स में ना होके मैं इसको स्लोप के टर्म्स में लिख सकता हूँ। कैसे, 10 बीटा को हमने क्या बोला था m2, 10 अल्फा को m1 बोला हुआ था, अपॉन 1 प्लस m2 m1। करेक्ट। अब ये जो है 10 फाई का फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या करना होता है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑब्वियस है दो एंगल बनेंगे। एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज बन सकता है। करेक्ट। हो सकता है किसी दिन एंगल 90 होगा तो दोनों केस में इक्वल बनेगा, वो ऑब्वियस है। लेकिन इससे बचने के लिए आप क्या लगा दो, दोनों साइड मॉड लगा दो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ दिस, कौन, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। ये हो गया एंगल बिटवीन टू कर्व्स का फॉर्मूला, या इनडायरेक्टली एंगल बिटवीन कर्व्स तो है ही है, लेकिन उसी के अंदर सिंपली देयर रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स का खेल है ये। करेक्ट। क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला क्लियर है। अब मैं फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं आपको कि किस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाएंगे तो चीजें आपको समझ आ जाए। अब कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स एक्स वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड दूसरा दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक, ये गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लो जिसे हम m1 बोलेंगे, और यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे और जिसे हम m2 बोलेंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले जो ये दोनों कर्व्स हैं, मान लो ये कर्व्स इस तरह के हैं, तो ये जो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ढूंढना भी जरूरी है। इस पॉइंट को ढूंढेंगे पहले। ठीक है। तो पहला काम है हमारा कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों कर्व को इक्वेट कर दो। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। देखो फर्स्ट वाले से x की वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन वाई, और यहां पुट कर दूंगा सेकंड वाले में। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन वाई। तो आगे बढ़ेंगे तो वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 8, और आगे बढ़ते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2। y की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू 2 आते ही किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, आपका x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ रखी वैल्यू फर्स्ट वाले केस में, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 अपॉन वाई से क्या इंप्लाई करेगा x इक्वल टू 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई जी
1 आ गई, करेक्ट, क्लियर हो गया होगा। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको मैं p कहूंगा, ये एक्चुअल में 1 कॉमा क्या है 2 है। तो फाइनल स्टेज पे जहां पे आंसर आना शुरू हो जाएगा वहां पे मैं क्या करूंगा 1 और 2 वैल्यू पुट करूंगा इंस्टेड ऑफ x और y, ठीक है। दूसरा, अब आप ढूंढो स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर फर्स्ट कर्व, ठीक। वो कैसे ढूंढेंगे, जो इक्वेशन दी है एक्स वाई इक्वल टू 2, इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स ऐसे ही रहा, इसका हो गया dy बाई डी एक्स, प्लस वाई ऐसे ही रहा, एक्स का 1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स ढूंढते हैं तो ये निकल के आता है माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अगर, ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट 1 कॉमा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1, दैट इज माइनस 2 आ गया, ठीक। इसी को मैं क्या कहूंगा m1 बोलूंगा, क्लियर है, ये आपका m1 हो गया। अब दूसरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर सेकंड लाइन, ठीक, फॉर सेकंड कर्व। तो सेकंड कर्व के पास जाएंगे तो वहां से dy बाई डी एक्स जोड़ लो, क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 आ गया, इंप्लाई किया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन y आ गई, और y की वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हैं तो यहाँ से आप पाएंगे कि m2 की वैल्यू आ गई 1, m1 मिल चुका है, m2 मिल चुका है, तो अब एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो चलो आ जाओ जल्दी से देखते हैं। तो एंगल बिटवीन कर्व्स वो कैसे करेंगे, उसके लिए फाई इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, या m1 m2 आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स ऐसे ही रहा, m2 की वैल्यू कितनी थी एक बार चेक कर लो जल्दी से, m2 1 है और m1 कितना है -2, तो इसमें वैल्यू पुट की तो ये आपका आ गया 1 माइनस -2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -2, ठीक। आगे बढ़े तो ये आया tan इनवर्स ऑफ कितना, ये 3 हो गया ऊपर, और नीचे आप चेक करेंगे तो 1 -2 आ गया, जो कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर है tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन -1, और फाइनल जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 3। आपको इतने पे ही छोड़ देना, इसमें से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं, पहला tan इनवर्स 1/3, दूसरा tan इनवर्स 3, तीसरा tan इनवर्स 2 या समथिंग लाइक दैट, और चौथा नन ऑफ दीज, इस तरह का ऑप्शन। तो आपने किस पे टिक लगा देना है, सेकंड ऑप्शन पे आपका टिक लग जाएगा, करेक्ट इतना। तो कार्टेशियन फॉर्म दी होगी तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपने हैंडल करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, क्लियर। चलिए जी, अब लेकिन अगर मैं बात करूं पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म में ना आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा समझने की जरूरत है, बस थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। तो पोलर फॉर्म में अगर बात करूं एंगल बिटवीन कर्व्स की, तो एंगल बिटवीन कर्व से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा यहाँ पे, कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। अब रेडियस वेक्टर क्या होता है वो समझ लो, जैसे सपोज करो ये कर्व है, ठीक है, तो कोई पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये रेडियस वेक्टर बन गया जिसको हम आर कहते हैं, क्लियर। अब इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट होगी, और रेडियस वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये यही एंगल कहलाता फाई। यानी कि यहां जो है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट जो है वो कौन होता है, फाई होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स ढूंढना है ना तो इसका होना जरूरी है वहां पे, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया होगा, फाई कौन है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर, इसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर, ठीक। और दूसरा ये होगी टेंजेंट। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो टेन फाई की वैल्यू होती है ना, ये टेन फाई की वैल्यू आ जाती है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका यूज है एंगल बिटवीन टू कर्व्स में। तो यहीं से अगर मैं इंप्लाई करूं कॉट फाई निकालने की बात करूं, तो कॉट फाई आपको समझ आ जाएगा 1 अपॉन आर कितना आ रहा है, डी आर बाई डी थीटा। तो इस तरह से आप फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट जो है वो फाई से रिप्रेजेंट होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है टेन फाई की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन डी आर है। ये खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा कि अगर आपका इफ phi is the angle between radius vector and tangent then what will be the value of tan phi। आपके ऑप्शंस दिए होंगे बहुत ज्यादा नीचे, ठीक।
तो उनमें से आपने किसी एक को टिक करना होगा, ये खुद में एक क्वेश्चन है, यकीन मानिए, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉट फाई जो है उसकी वैल्यू भी खुद में एक क्वेश्चन फॉर्म करती है, करेक्ट। चलो, अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स आप इसमें किस तरह से हैंडल करने वाले हैं, ठीक, इन केस ऑफ पोलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ आपका n1 का मतलब मेरा है एंगल बिटवीन किस किस का, रेडियस वेक्टर ऑफ फर्स्ट कर्व एंड टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, जिसे मैं क्या बोलूंगा, tan phi1 बोल दूंगा। और यहाँ n2 यूज करूंगा मैं, जो आपका tan phi2 होगा। लेकिन ये क्या होगा, phi1 आपको पता चल गया था एंगल बिटवीन किसके लिए यूज हो रहे थे हम, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के लिए यूज कर रहे हैं फाई। तो ये फर्स्ट कर्व के लिए है और ये सेकंड कर्व के लिए है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब कर्व गिवन होंगे हम किस तरह से आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स ढूंढने वाले हैं वो देखो जरा। एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपसे कहेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन आर आर स्क्वायर इक्वल टू 16 साइन 2 थीटा एंड आर स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू 4। तो ये दो कर्व दिए हैं, पहला कर्व और दूसरा कर्व। आपसे पूछेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। ये पोलर फॉर्म है, याद रखना, ठीक, पोलर फॉर्म। तो आपने क्या करना है ऐसे केस में, आप सिंपली क्या निकालो, tan phi1 और tan phi2 निकालेंगे और फॉर्मूला सेम बनने वाला है, वो जो प्रीवियस फॉर्मूला था। क्या था प्रीवियस फॉर्मूला हमारा, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स n2 माइनस n1 अपॉन 1 प्लस n2 n1, इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक। इस बार हमें n1 n2 ढूंढना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है इतना, ठीक। चलिए जी स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है, यहाँ से phi1 ढूंढना है। phi1 ढूंढने का मतलब है इसका डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, r। लेकिन उससे पहले एक चीज और ढूंढनी है आपने, कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर होगा उस टाइम थीटा की वैल्यू क्या रही होगी या r की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। तो मैं उन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। कैसे कर रहे हैं, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इधर, काम बन जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो ये आ गया 16 साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना, 4। तो आगे बढ़े तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/4 आ गया, क्योंकि 16 डिवाइड में गया होगा तो 4 टाइम्स। तो यहाँ से साइन 2 थीटा की जो है दो वैल्यूज आ गई, एक आपका प्लस में एक माइनस में, हाफ, ठीक है। लेकिन अगर माइनस हाफ अगर आप यहाँ रखते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो जरा, अगर आप माइनस हाफ रखते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू सम नेगेटिव टर्म आ रहा है और किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है, यानी कि आर उस टाइम डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ साइन थीटा की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करने वाले हैं, साइन थीटा की एक्सेप्ट होगी कौन सी वैल्यू, हाफ। और यहां से 2 थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, साइन थीटा जो है कब पहली बार हाफ होता है, पाई बाई 6 पर। तो ये बन गया थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 12 आ गई जी, यहाँ से थीटा मिल चुका है। अब आर के लिए किसी एक में रख दो वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाफ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 इंटू हाफ, ये बन गया कितना, 16/2, दैट इज कितना, 8। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 अंडर रूट ऑफ 2, प्लस माइनस आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो फाइनल स्टेज पे जहां पे मैं पहुंचूंगा वहां आपका आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, थीटा की जगह पाई बाई 12 पुट करेंगे और आर की जगह आप पुट करेंगे प्लस माइनस 2√2 अगर जरूरत पड़ी तो। क्लियर है यहां तक, चलो आ जाओ जी। अब बात कर लेते हैं, अब इनको डेरिवेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कर्व उठा रहा हूं, ठीक है। पहला कर्व क्या था हमारा, आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 साइन 2 थीटा, ये था। इसमें क्या करना है, आपने डेरिवेट करना है। लेकिन इसको डेरिवेट करने से पहले ना ये तरीका समझ लो कि इससे डायरेक्ट हम क्या पहुंच जाएंगे, या तो कॉट फाई के पास पहुंच जाते हैं या टेन फाई के पास पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट डेरिवेट मत करो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करेंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक। लेकिन टेकिंग लॉग, लॉग ले लो बोथ साइड, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग आर हो जाएगा और इक्वल टू लॉग 16 प्लस लॉग
साइन 2 थीटा, समझ पाए। और ये जो है लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने, लॉग भी ले लिया और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? पहली प्रॉपर्टी लॉग एम एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, राइट साइड में ये यूज हुआ है। दूसरा लॉग एम टू दी पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, लेफ्ट साइड में ये यूज हुआ है, करेक्ट इतना। चलो अब डेरिवेट करना स्टार्ट करो विद रिस्पेक्ट टू आर, सॉरी थीटा। तो क्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 2 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा, इक्वल टू log 16 का अगर आप डेरिवेट करते हैं तो ये तो जीरो ही आना है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और log sin 2 थीटा का करेंगे तो 1 अपॉन sin 2 थीटा पहले आएगा और इनटू में आ जाएगा cos 2 थीटा और मल्टीप्लाई में 2 भी आ गया, ठीक है। लेफ्ट में आप ध्यान से देखते हैं तो इस चीज को गौर से देखना मेरी तरह, 1 अपॉन डी आर डी थीटा इक्वल टू क्या बन गया है, ये बन गया 2 cot 2 थीटा, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये जो चीज है इसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ है, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, cot फाइव के बराबर। तो इस बार कर्व 1 और कर्व 2 की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा cot फाइव 1 इक्वल टू कितना आ गया, cot 2 थीटा आ गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, फाइव 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। cot से cot गया, ये समझ लो, ठीक। दूसरा, अगर आपका ये तो कर्व 1 था, कर्व 2 की बात करूं तो कर्व 2 क्या दिया हुआ है, मैं ये दिया था आर स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4। तो फिर से इसमें लॉग ले लो, लॉग लेने से देखो ये फायदा होता है कि आपका डायरेक्ट या तो कॉट मिल जाता है, मैं या टेन मिल जाता है। तो इसको फिर से लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग 2 लॉग आर प्लस लॉग साइन 2 थीटा इक्वल टू लॉग 4, करेक्ट। अब आगे डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये अगेन 2 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा देगा और प्लस ये फिर से 1 अपॉन साइन, साइन फिर से कॉट दे रहा है ना, ये आपका कॉट 2 थीटा दे रहा है फिर से, और साथ में 2 भी आएगा इक्वल टू कितना, 0। आगे इंप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में बना 2 इंटू 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, और राइट में आप देखते हैं तो माइनस 2 कॉट 2 थीटा बन गया, और 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, और लेफ्ट वाले पोर्शन को गौर से देखते हैं तो ये बनता है कॉट 5 2 लिख दूंगा मैं से। राइट में आप देख पाएंगे माइनस ऑफ कॉट 2 थीटा है, लेकिन इस माइनस को बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। माइनस को किस तरह से हम लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट वाले को पोर्शन को मैंने फिर से लिखा कॉट 5 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, माइनस को बैलेंस किया कॉट पाई माइनस 2 थीटा से। ये दोनों चीजें इक्वल हैं, कौन कौन, कॉट पाई माइनस 2 थीटा कहूं या कॉट माइनस कॉट 2 थीटा कहूं, दोनों चीज इक्वल है। अब कॉट से कॉट कैंसिल कर दो, 5 2 की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस 2 थीटा आ गई। तो 5 2 और 5 1 मिल गया, तो इस बार तो ज्यादा आसान हो गया काम। इस बार तो हम सिंपली दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, काम बन गया अपना, है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स, टू गिवन कर्व्स क्या आ जाएगा बताओ, ये बन जाएगा फाइव इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन, ठीक। फाइव टू कितना था, पाई माइनस, ये मॉड लगा लेना यहाँ पे, पाई माइनस 2 थीटा और माइनस 2 थीटा, ठीक। तो ये बन गया पाई माइनस 4 थीटा बन गया। और अब आप वैल्यू रखते हैं थीटा की, तो 4 इंटू पाई बाई 12 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू निकाली हुई थी थोड़ी देर पहले, आप चेक कर लेना एक बार। तो मोड लगाने की जरूरत है नहीं शायद अब, क्योंकि ये छोटी ही वैल्यू आ रही है। पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका फाइव की वैल्यू आ गई। फिर मैं अगेन कह रहा हूँ आपको, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो दो तरह के एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो ये आया 2 पाई बाई 3, तो इनडायरेक्टली ये कितना होगा, पाई बाई 3 होगा, तभी तो ये मिलके कितना बनाएंगे, पाई बनाएंगे। तो हो सकता है इसका दूसरा आंसर उसने लिखा हो पाई बाई 3। तो ध्यान देना इस बात का कि ऑप्शन क्या क्या बने हुए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन अगर आपके पास है। और पहले में दिया हुआ पाई बाई 3, दूसरा दिया है 2 पाई बाई 3, तीसरा दिया है बोथ पाई ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दीज। तो आपका टिक लगेगा ए एंड बी बोथ में। अगर सिंगल ऑप्शन आपके पास 2 पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 नहीं है उधर, तो इस पे टिक लगेगा। और अगर सिंगल ऑप्शन पाई बाई 3 होगा तो इस पे आप टिक लगाएंगे, करेक्ट इतना। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स आपके समझ आ गया होगा। यहाँ से जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपका कार्टेशियन फॉर्म से बन जाते हैं, लेकिन अगर पोलर फॉर्म आती तो इस तरह से हैंडल करना है। और पोलर फॉर्म में भी कभी कभी आपका एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड
टेंजेंट के बीच का जो क्वेश्चन है, जिसकी बात मैंने की थी आपसे कि tan phi इज इक्वल टू कितना होता है, r d थीटा अपॉन dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको इग्नोर मत करना। यहाँ से भी अकेले में खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक। तो चलिए ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ऐसी आशा करता हूँ मैं, है ना। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।